वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी को मेरी वॉइस आ रही है क्या? सभी छात्रों को मेरा सलाम। जी बिल्कुल, आप सभी का स्वागत है। सभी लोग प्रॉपर रिवीजन कर रहे हो नोट्स का? आज पूरा एंड हो जाएगा एपीजीपी का, फिर कल से परसेंटेज शुरू हो जाएगा नए बैच के साथ में। तो आइएगा, आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी का स्वागत है तहे दिल से। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ओके, चलिए, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। हाँ भाई, सभी सभी लोगों का स्वागत है। आप केवल सोचते रह जाओगे और कीमती समय खत्म होता जाएगा, इसलिए अभी से शुरुआत कर लो। ये आप लोगों के लिए लाया हूं कि सही समय कभी नहीं आता और जब वक्त चला जाता है तब एहसास होता है कि वही सही था। हाँ, तो आप सभी का स्वागत है और मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। एपीजीपी हम पढ़ रहे हैं। एपीजीपी के कल हमने सारे फॉर्मूले करे, आप लोगों को बताया। किन किन बच्चों ने सभी फॉर्मूलों का रिवीजन कर लिया, एक बार यस कर दो। अगर आपने रिवीजन नहीं किया, अगर आपने रिवीजन नहीं किया तो आप जाने, क्योंकि अभी समझ में नहीं आएगा फिर। और अगर आपने रिवीजन किया है तो अभी आपको सब समझ में आने वाला है। हाँ, 2-3 कॉन्सेप्ट कवर करेंगे, उसके बाद आज हम क्वेश्चंस करने वाले हैं एपीजीपी के। ठीक है, तो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आइएगा, मैं कहता हूं कि एक बॉल है, फ्रीली मैंने गिरा दी, और जो बॉल मैंने गिराई है इस ग्राउंड पे गिराई है और ये 360 मीटर ऊंचाई से गिराई है। ये बॉल जैसे ही टप्पा खाएगी, समझ रहे हो, ये बॉल गिरी और ये बॉल गिर के जैसे ही टप्पा खाई, तो क्वेश्चन कहता है कि टप्पा खाकर ये जो पुरानी जितनी ऊंचाई से गिराई गई है उसकी कुछ ऊंचाई तक उछलेगी। कितनी ऊंचाई तक उछलेगी? 2/3। 360 से गिराई गई है, उस 360 का ये 2/3 उछल रही है। ठीक है भाई। तो बोला गया है कि हमेशा ऐसा होगा कि पिछली तय दूरी का 2/3 पुनः उछलती है। मतलब समझ रहे हो ना मेरी बात? ऐसे टप्पा दिया, हर्षद नाम है बच्चे का। अच्छा, चलिए चलिए, तो 2/3 उछलती है। तो अगर यहां पर आपने फ्रीली उसको 360 मीटर से नीचे गिराया है तो यहां पर 360 का 2/3 उछलेगी। और यह बोला गया है बॉल के रुकने तक तय दूरी बताइए। तो आप मुझे बताओ, क्या आप ये प्रेडिक्ट कर सकते हो? क्या आप ये प्रेडिक्ट कर सकते हो कि बॉल कब रुकने वाली है? मैं नहीं कर सकता। मुझे पता है कि यहां बॉल है, फिर दोबारा नीचे टप्पा खाएगी, फिर उछलेगी 2/3, फिर टप्पा खाएगी, फिर उछलेगी 2/3, फिर टप्पा खाएगी, फिर उछलेगी 2/3, फिर टप्पा खाएगी, फिर उछलेगी, फिर टप्पा खाएगी, फिर उछलेगी, फिर टप्पा खाएगी, फिर उछलेगी, और ऐसे 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 वो ग्राउंड पे रुकेगी। यह जो प्रोसीजर है कि यहां बॉल टप्पा खाई, यहां बॉल टप्पा खाई, यहां बॉल टप्पा खाई, यहां बॉल टप्पा खाई, ये जो प्रोसीजर है ये अनंत सीरीज बनाता है। कभी भी बॉल ग्राउंड पे जाए और टप्पा खाती रहे खाती रहे खाती रहे, यह एक क्या बनाता है? यह एक इनफाइनाइट सीरीज बनाता है। ठीक है, चलिए,
बात आपको समझ में आ रही है क्या? सभी लोगों को सामने देखना है, अभी तो कुछ बताया भी नहीं है। जो तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट फालतू में क्यों लिखते हो भाई? पहले डिटेल में अच्छे से समझो। हाँ, अभी आप समझते ही नहीं हो, बीच में कमेंट करने लग जाती हो, फिर यहां से फोकस हट जाता है, यहां से फोकस हट जाता है, तो जो समझ में आने वाला हो रहा होता है अगले स्टेप में, वो फिर तुम्हारा खत्म हो गया, खत्म। ठीक है। सचिन कह रहा है सर 2/3 ही क्यों? अरे क्वेश्चन है सचिन, बुद्धू आदमी, वो क्वेश्चन है कि 2/3 उछलती है, ऐसा बोला गया है क्वेश्चन में, है ना? तो ये है। तो अब ये मैं कहना चाह रहा हूं कि क्या ये कह सकता हूं कि ये एक तो जीपी बनेगी, हाँ, और आपको क्या करना है, टोटल दूरी, तय दूरी निकालनी है, डिस्टेंस निकालनी है ओवरऑल। तो जीपी बनेगी तो उसका प्रथम पद कैसे निकालोगे? तो जो 360 से गिराई गई प्लस, और 360 से 2/3 उछली, तो प्रथम पद जो निकलेगा वो 360 प्लस 240, तो पहला पद जो होगा वो 600 होगा। यानी कि पहले पद में जो बॉल है वो 600 मीटर ट्रेवल करेगी, यहां से गिरी और यहां तक उछली। तो दिस इज द फर्स्ट लूप ऑफ बॉल, ये आपका पहला लूप है। दूसरा लूप क्या रहेगा बताता हूं, कि 360 का 2/3 यानी कि कितना, 240। सेकेंड लूप की बात कर रहा हूं, सेकेंड लूप 240 प्लस 240 का 2/3, तो ये कितना हो जाएगा, 240 प्लस 160, ये आ रहा है कितना, 400। तो क्या हम कह सकते हैं कि इस सीरीज में जो कि जीपी हो रही है, जिसमें पहला पद आपका 600 है, दूसरा पद आपका 400 है, इसी प्रकार आगे चलता चला जाएगा, और इसको मैं जीपी बोल रहा हूं, और ये अनंत पदों की जीपी लगेगी, इनफाइनाइट टर्म्स की जीपी लगेगी। तो आप मुझे बताओ कि अगर मुझे अनंत पदों का योगफल निकालना पड़े तो मेरा फॉर्मूला क्या होता है? अगर आपको कल आपने पढ़ा है, कल आपने चीजें सीखी हैं, कल आपने फॉर्मूले देखे हैं, तो आप मुझे बताओ कि फॉर्मूला क्या होता है इनफाइनाइट टर्म्स का। तो इनफाइनाइट टर्म्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a/1 माइनस का r, याद है ना आपको? हाँ, r कैसे निकालते हैं? तो सर r हमेशा ऐसे निकालते हैं, सेकंड टर्म 400/600, तो r कितना निकल कर आया, 2/3। बहुत अच्छे सर। तो पहला पद कितना है, 600 है, r कितना है, 2/3 है, तो 1 माइनस 2/3 यानी कि 1/3, यानी कि कुल तय की गई दूरी कितनी आ रही है, 1800 मीटर। नोट कर लो। सर कैसे पता चला जीपी लगेगा? आरती लग तो रहा है जीपी, 400 से 600 से 400 हो गया, फिर अगली टर्म निकालोगे उसमें भी 2/3 बनेगा। तो मैं ये समझा रहा हूं आरती, ऑलरेडी मैं समझा रहा हूं, इसलिए मैं ये क्वेश्चन करवा भी रहा हूं आपको कि ऐसा कॉन्सेप्ट, ध्यान से सुनो, ऐसा कॉन्सेप्ट जहां पर किसी बॉल को फ्रीली गिराया जाता है और फिर वो उछल रही है, तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, जीपी का है। ये मैं कहना चाह रहा हूं आपसे। तो अब तो ये प्रश्न तो है ही नहीं ना कि ये जीपी का है या नहीं है, ये तो जीपी का ही प्रश्न है, ये तो पहले से ही अंडरस्टूड है ना, क्योंकि जीपी के अंदर ही कराया जा रहा है और ऐसे प्रश्न जीपी के बनते हैं। ये मेरा कहना है आपसे। पहली बार आप देख रहे हो तो पहली बार आपको अजीब लगता है ना माय डियर स्टूडेंट? आपको मेरी बात समझ में आनी चाहिए। और प्लीज ध्यान दीजिए, जो बच्चे फालतू कमेंट कर रहे हैं, जैसे कि अविनाश है, पढ़ नहीं रहा है क्लास में, तो भैया तेरे तो बर्बाद ही है भाई, है ना, तू तो बर्बाद ही है। तो इसलिए पढ़ाई पर ध्यान दे। अविनाश से बात कर रहा हूं, जिसका फोन नंबर है, हाँ, लास्ट में 46 है, ठीक है। चुपचाप पढ़ाई कर ले बस, बाकी किसी से बात नहीं कर रहा, ठीक है। तो यहां पर आपको समझ में आना चाहिए। ओके, लॉजिक क्लियर हो गया कि आप बॉल को उछालोगे, एक पर्टिकुलर ऊंचाई तक उछलेगी। अब यहां वो ऊंचाई क्या है, 2/3 है। तो सर हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं क्या? कोई शॉर्ट ट्रिक बता दो। तो मैं डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक भी आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपसे चाहता हूं कि आप एक बार एक क्वेश्चन मेरी तरफ से करके बताएं इसी मेथड से। तो क्या आप तैयार हैं? सर एपी एंड जीपी में क्या फर्क होता है, उसके लिए आप पूरी क्लास देखो राजन, है ना, जो मैंने पहले भी पढ़ाई ना आपको, तीसरी क्लास है आज, पूरा देखो, अपने आप समझ में आ जाएगा कैसी मतलब बातें कर रहे हो तुम।
ठीक है। हाँ, जिनके समझ में नहीं आया आराम से देखिए। हाँ, फॉर्मूला कौन सा लग रहा है, ये सब चीजें जिन्होंने कल वाली क्लास भी नहीं देखी उनके लिए। तो आज एक दिन छोड़ के एक दिन आओगे तो ऐसे गणित समझ में नहीं आती है। बी रेगुलर, पंचुअल बनिए अपने लिए, है ना। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दे रहा हूं कि एक बॉल है 500 मीटर से फेंकी जा रही है। बात को समझना, 500 मीटर से फेंकी जा रही है, फ्रीली फेंकी गई है और पिछली ऊंचाई से 4/5 पुनः उछलती है। मतलब 4/5 दोबारा से बाउंस बैक करती है, पिछली वाली ऊंचाई से 4/5 दोबारा उछलती है। तो मुझे बताओ बॉल के रुकने तक तय दूरी कितनी होगी, यानी कि टोटल कितनी डिस्टेंस कवर कर लेगी रुकने तक। चलिए, तो क्या हम ये कह पाएंगे आपसे कि भैया कि अगर आप बॉल किसी को पटक रहे हो नीचे और यहां बॉल टप्पा खा रही है तो पहला पद आपको निकालना है। पहले तो फर्स्ट टर्म निकालने का तरीका जो बताया था उसी से ही आप इस प्रश्न को कर सकते हो, करने वाला। तो पहला पद क्या होगा कि सर 500, आप जब इसको उछालोगे तो ये 500 का 4/5। पहले आराम आराम से बताया जा रहा है इसलिए कि आप सभी बच्चे समझ पाए। तो यहां से जो पहला पद आया, मैंने आपको समझाया था कि पहला पद जो आएगा जहां से उछाला है और एक टप्पा खा के जितना और उछली है वह पहला पद बनेगा 900। आर आपका हमेशा वही रहेगा जितना बॉल उछलती है। ये शॉर्ट ट्रिक हो गई 4/5। तो बस अनंत पदों का योगफल निकाल दो, a/1 माइनस का r, तो 4500 मीटर आ गया। तो यानी कि ये दूरी कितनी ट्रेवल करेगी, 4500 बॉल ट्रेवल करेगी। क्या रहा बताओ। अब जिन्होंने पहले वाला क्वेश्चन समझ लिया था उनके लिए ये कुछ भी नहीं है और अगला क्वेश्चन और आसान बन जाएगा। तो इसलिए कहता हूं कि फालतू कमेंट की बजाय अगर आप पढ़ाई पर ध्यान देंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि मैं तो उसी लिए हूं यहां पर समझाने के लिए, ना कि कमेंट पढ़ने के लिए हूं। आप बात ये याद रखना, मैं अगर समझाऊंगा नहीं या मैं पढ़ाऊंगा नहीं तो कोर्स नहीं होगा। एक बच्चा कह रहा है चंचल कह रही 500 कैसे आया। चंचल 500 तो दे रखा है ना। अब ये तो बिल्कुल बेहूदी वाली बातें कर रही हो तुम तो, कि क्वेश्चन ही नहीं समझ रही हो, तो फिर हम क्या कर सकते हैं इसमें, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, है ना। 500 कैसे, अरे भाई बोल तो रहा हूं 500 की दूरी से उछाला नीचे फेंका गया है फिर उछली है, ये बात समझ में नहीं आती है क्या। हाँ चलिए, पहले भी बताया कि भाई ऐसे होता है 360 एक पूरा लूप लिया जाता है। कुछ लोग टाइम पर नहीं जोड़ते हैं, मुझे ऐसा लगता है उसी वजह से उनको प्रॉब्लम आती है। भैया टाइम पर जोड़ा करो वरना फिर आपको समझ में नहीं आ पाएगा, फिर आपको दोबारा वीडियो देखनी पड़े करेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोगों की और दे रहा हूं मैं, इसी पर बेस्ड अगला क्वेश्चन दे रहा हूं। किसी बॉल को 120 मीटर से गिराया जाता है नीचे और बॉल जंप खाकर पिछली वाली का 4/5 उछलती है। तो बताइए एस इनफाइनाइट क्या होगा, कि कितनी इनफाइनाइट तक कितनी टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करेगी। तो अब ये आपको, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जीपी का नहीं है, तो ऑलरेडी जीपी का है। तो देखिए, तो सबसे पहले पहला पद निकालना होता है। पहला पद निकालने का मैंने बताया था कि जब तक गेंद उछलकर दोबारा से 4/5 ना उछल जाए,
ये पहला लूप है, तो लूप में 120 तो पहले आ गया, प्लस 120 का 4/5, तो ये पहला पद है, ठीक है ना। इसके बाद जब उछलेगी यहां से यहां पर आएगी तो दूसरा पद है, तो दूसरा पद लेना ही नहीं है, सिंपल बात है, और आसान बना दिया मैंने। तो यहां से मैं कह सकता हूं 24 चौके 96, 120 प्लस 96 216 पहला पद है। तो a/1 - r, तो 216 1 - r की वैल्यू 4/5 मैंने बताई दी थी, तो ये हो गया 216 × 5 1080 आ गया। जो भी विद्यार्थी बाद में जुड़े हैं या लेट जुड़े हैं, पहले पुरानी वीडियोस कवर करना भाई, है ना, क्योंकि ये होता है, आप ये सोचते हो कि आप पहली बार आओगे आपको बहुत बड़ा ज्ञान मिला हुआ है, ऐसा नहीं है। अभी जो ये सारा जो सिखाया है तो पूरा एक जर्नी है, आप पहले वीडियो से देखोगे ना तो आपको हर चीज समझ में आएगी, है ना। और अभी आंसर आ भी तो रहे हैं, तो जो समझकर कर रहा है वो आंसर दे रहा है। अब जो समझ ही नहीं रहा है, कमेंट पर ही ध्यान दे रहा है, तो मैं नहीं समझा पाऊंगा फिर भाई। ऐसे आप अपना फोकस तो यहां रखो कम से कम। हाँ, तो अब अपने आप क्लियर हो गया ना। तीसरे क्वेश्चन में सबके आंसर आ गए, क्यों आ गए बताओ? क्योंकि उन्होंने ध्यान दिया, और एक भी उस बच्चे का कमेंट नहीं आया जो फालतू कमेंट कर रहा था। पूनम देखो शुरू से ये लिखती आ रही है, दिमाग पढ़ाई पर नहीं लगा रही 1% भी। अब इस बच्चे का कुछ कर नहीं सकते, इसके लिए पैसा वेस्ट है इसका। हाँ चलिए, अगला प्रश्न आपके सामने देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि जब आप किसी बॉल को उछालोगे उछल जाएगी भाई, ठीक है ना। अब आते हैं आगे। एक बोला गया है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसकी डायमेंशन दे रखी है 6, 8 और 10। एक राइट एंगल ट्राइंगल मैंने बनाया जिसकी डायमेंशन दे रखी है 6, 8, 10। आपसे यह बोला जा रहा है कि इसके मिड पॉइंटों को मिला दिया जाए। तो अगर आप इसके मिड पॉइंटों को आपस में मिला दोगे, मैं दोबारा बोलता हूं, आपको समझ में आना चाहिए कि ये मैंने जो बोला है, जैसे ये मेरा ABC आपका एक ट्राइंगल है, मैंने क्या बोला आपसे कि आपने इसके मिड पॉइंटों को आपस में मिला दिया। मिड पॉइंट मैं बोल देता हूं, जैसे कि मान लो ये P है, ये Q है और ये R है। तो मैंने क्या किया, PQR मिड पॉइंट है भुजाओं के, मैं मेंशन कर रहा हूं ये बात, ठीक है। तो आप लोगों को ये भली भांति पता है, ऑलरेडी पता है आपको कि अगर मिड पॉइंटों को आप मिला रहे हो तो बहुत ही नॉर्मल कंडीशन होती है कि आपका जो एरिया होता है वो कितना हो जाता है, 1/4 हो जाता है। पहले से पता होना चाहिए, नहीं भी पता है तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं क्यों हो जाता है। क्योंकि जैसे ही आप मिड पॉइंटों को मिलाओगे तो कितने ट्राइंगल बन गए, 1, 2, 3, 4, यानी कि इस एक ट्राइंगल में 4 ट्राइंगल बन चुके हैं। तो 4 भागों में बट गया एरिया। अंडरस्टैंड? अंडरस्टैंड? बोलो। हाँ चलो, तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि ऐसे ही सभी मिड पॉइंटों को मिला दिया जाए, और भी अंदर और ट्राइंगल ले लिए जिनके और मिड पॉइंटों को मिला दिया, और मिड पॉइंट मिला दिए, ठीक है, और मिड पॉइंट मिला दो। तो ऐसे मैं बोल रहा हूं कि इनफाइनाइट ट्राइंगल बन रहे हैं। उन सभी ट्राइंगल्स का एरिया का योग बताओ। उन सभी ट्राइंगल के एरिया का योग बताओ, है ना भाई। अब आते हैं, इनफाइनाइट ट्राइंगल्स बन रहे हैं,
उन सभी ट्राइंगल्स के जो एरिया हैं उनका योग आपको बताना है। ओके, तो कैसे देखेंगे, देखिएगा। सर 4 ट्राइंगल का एरिया सेम नहीं हो सकता। अरे भाई होगा, है ना, चारों ट्राइंगल का एरिया सेम ही होगा, क्योंकि ट्रिपलेट है और ट्राइंगल जब बनता है तो आप लोगों को मैं बता दूं कि जैसे कि ये मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट है तो आप जानते हैं कि ये 6 का कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? मिड पॉइंट थ्योरम से। याद है मिड पॉइंट थ्योरम? पता ही नहीं होगी तो दिमाग क्यों लगाते हो इतना? मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आपको ये दिमाग में रखना है कि मिड पॉइंटों को मिलाओगे तो बराबर हो जाता है। ठीक है, चलिए। हेलो, अजीत को ब्लॉक कर दो परमानेंटली। हाँ, और हो सके तो इसका पैसा भी रिफंड कर देना। ये कचरा है यार कामों को। ठीक है, चलो। तो 6 का कितना हो गया, 3 है। 8 है तो 8 का कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और ये 10 है तो 10 का 5 हो गया। तो हो गया ना, 3 4 5। क्यों? क्योंकि आप ये जानते हैं कि अगर ये मिड पॉइंट है तो ये 5 होगा, ये मिड पॉइंट है तो ये 4 हो गया, ये मिड पॉइंट है तो ये 3 हो गया, ये मिड पॉइंट है तो ये 4 हो गया, ये 4 है तो ये 3 हो गया और ये 5 हो गया। बन गया ना, देखो 3 4 5, 3 4 5, 3 4 5, 3 4 5। तो ये रायता फैलाना नहीं चाह रहा था मैं, लेकिन आप लोगों की वजह से मुझे बताना पड़ा। क्योंकि क्योंकि इसलिए बताना पड़ा, इसलिए बताना पड़ा क्योंकि आप लोग भरोसा ही नहीं करते हो यार। अब अनुराग कह रहा कि नहीं हो सकते बराबर, ले भाई बराबर हो गए, अब तू क्या करेगा? अब डूब जाएगा क्या? नहीं डूबेगा ना। तो मैं जो बोल रहा हूं उस पर भरोसा करो, तभी तो सीख पाओगे, वरना तो फिर कोई मतलब नहीं है ना सिखाने का भी तुम्हें, है ना भाई। चलिए, तो सभी ट्राइंगल के एरिया का योग आपको बताना है। तो मैं आपसे कहता हूं कि पहला ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, बड़े वाले का, बताओ। बड़े वाले ट्राइंगल का एरिया क्या होगा? तो आप ही बोलेंगे सर बड़े वाले ट्राइंगल का एरिया है 1/2, आधार आपका 6 है, ऊंचाई आपकी 8 है, 48/2 24 है। ठीक है, हाँ भाई, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। अभी मैं बोलता हूं दूसरे ट्राइंगल का एरिया क्या होगा। दूसरे ट्राइंगल का एरिया ये वाला PQR। अब अंदर वालों से लेना देना नहीं है, मैंने आपको पहले ही बोला है, क्योंकि ऐसे इनफाइनाइट ट्राइंगल बन रहे हैं, कहां तक आप एरिया निकालोगे? आप दूसरा निकाल लो बस। तो दूसरे वाले का बनेगा 1/2, आधार 3 है और ऊंचाई 4 है, तो ये हो गया 6। तो अब मेरा प्रश्न आपसे ये है कि अगर आपकी ये जीपी है, जो कि है, और ये इनफाइनाइट जीपी है और ये एरिया है, तो अनंत पदों का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? A/1 - R की वैल्यू क्या होगी, ये बता सकते हो क्या आप? तो सर R तो दिख ही रहा है ना, सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म 1/4। तो यहां से निकल कर आया 24, 3/4, 4 ऊपर, आपका जो आंसर आएगा 32 आपका राइट आंसर आ जाएगा। यानी कि जितने भी अंदर आप ट्राइंगल बनाते जाओगे, जितने भी ट्राइंगल आप अंदर बनाते जाओगे, उन सभी के अनंत ट्राइंगल का जो योग होगा एरिया का, वो 32 होगा। कैसा लगा बताओ? मजा आया ना? जीपी है तभी तो बन रहा है, जीपी नहीं होती तो नहीं बनता। अंडरस्टैंड? बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया, समझ लो आराम से। और अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, सिमिलर टाइप का है। अगर मान लीजिए कोई स्क्वायर है, बुद्धि लगानी पड़ेगी इसमें अब, है ना। मैंने बोला कि स्क्वायर है और ये स्क्वायर ABCD है और ये इसके मिड पॉइंट है, और इस स्क्वायर की भुजा कितनी है? 16 है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसके मिड पॉइंटों को मिलाता गया।
बार बार बोल रहा हूं मिड पॉइंट है ना, तो लिख लेना, या तो मैं इसका नाम भी दे देता हूं PQRS। समझने समझने का खेल है भाई, बस आपको ये समझना होता है बस पेपर में कि यार हाँ ये जीपी के क्वेश्चन बनते हैं और ऐसे होते हैं, और आसान है, देखो आप खुद लग रहा होगा आसान, मिड पॉइंट है। तो अगर मिड पॉइंट है, जैसे मैंने बोल दिया ये P है, ये Q है, ये R है और ये S मिड पॉइंट हो गया, तो बस अभी रुक जाओ, फिर आगे आपसे क्या बोला जा रहा है कि भाई अब बनाता जा मिड पॉइंट, ये भी मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट को मिला दिया, फिर ये एक स्क्वायर बन गया, फिर आगे और मिला दिया, मतलब समझ रहे हो ना मेरी बात, ऐसे अनंत वर्ग बन रहे हैं, मध्य बिंदुओं को मिलाते हुए ऐसे अनंत वर्ग आपके बन रहे हैं, मध्य बिंदुओं को मिलाते हुए ऐसे अनंत वर्ग बन रहे हैं, कोई जिनकी मतलब वो ही नहीं है। ऐसे अब मैं इनको हाथ से बनाना चाहूंगा, ठीक है, ऐसे अनंत वर्ग बन रहे हैं। तो इनफाइनाइट स्क्वायर्स के सभी एरिया का सम बताओ, और आराम आराम से बताना है। तो पहले तो आप पहला टर्म निकाल के बताओ मुझे, फिर आप दूसरा टर्म निकाल के बताओ, अब बुद्धि लगाकर निकालना, लेकिन अब नहीं लगती है कोई बात नहीं, छोड़ दो हम पे। अब देखो सुकांति कह रही है सर 24, सुकांति का डाउट देखो सर, 24 प्लस 24 इंटू 1/4 नहीं होगा। सुकांति यहां बॉल उछल रही है क्या? सुकांति यहां पर बॉल उछाली है क्या मैंने? तो तुम क्यों रायता फैला रहे हो यार? वो बॉल उछालने वाला कॉन्सेप्ट अलग है, ये ट्राइंगल वाला कॉन्सेप्ट अलग है, स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट अलग है, हर किसी का एक अलग फॉर्मूला है, लेकिन फाइनल जो कंक्लूजन है A/1 - R, A/1 - R, ये सेम। चलो, सो बेसिक कॉन्सेप्ट इज दिस, A1 क्या हो जाएगा 16 का स्क्वायर 256, क्योंकि भुजा स्क्वायर ही होता है। अभी सबर करना, अब इस वाले की भुजा निकालो, तो मैं ये कह सकता हूं ये अगर मिड पॉइंट है तो ये 8 और 8 हो जाएगा, तो इस वाले की भुजा हो जाएगी 8√2। हाँ, ये गड़बड़ मत कर देना कहीं आप आधा कर दो बस। तो 8√2 का स्क्वायर जो कि हो जाएगा 64 × 2 128। बस अब यहां से आ गया, पहला पद 256, दूसरा पद 128, और आपका ये अनंत पदों तक जा रहा है एरिया। तो इनफाइनाइट पदों का योग निकालना है, तो A/1 - R होता है, पहला पद आपका 256 है, 1 - R की वैल्यू 1/2 ही तो है, यानी कि 512 आ जाएगा। तो जितने भी ये स्क्वायर बनेंगे, इन सभी स्क्वायर का जो टोटल योग होगा वो 512 होगा। हाँ ठीक है, क्लियर? तो कितना प्यारा कॉन्सेप्ट है, आ रहा है ना समझ में? आएगा, आराम से सोच लो, मैं तो हर चीज बता रहा हूं भाई, हर चीज, कसर हम छोड़ेंगे नहीं, ये आपको पहले ही बताया था। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखिए, आप एक करिए। 25 की पावर 1 + 1/2 + 1/4 + 1/8 प्लस ऐसे 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 अनंत तक चले जाओ, तो बताओ क्या होगा? सर 1/2 किस, कैसे आया, कैसे आता है 1/2? ये R कैसे निकालते हैं हम? क्यों कर रहे हो ऐसा भाई? मैं नहीं बताऊंगा आरती, ढंग से पढ़ो क्लास में। सर 8√2 कैसे आया, ये पूछ सकते हो आप। अरे भाई ये 8 है, ये 8 है, ये भी मिड पॉइंट है, ये भी मिड पॉइंट है, तो ये 45 डिग्री हो जाएगा, तो ये विकर्ण हो गया ना एक तरीके से। तो 8 और 8 का 8√2 ही तो होता है, क्योंकि यही तो आपकी भुजा है अगले वाले वर्ग की। भाई अगला वाला वर्ग तो ऐसे ही बन रहा है ना, तो इसकी भुजा निकाल ली बस 8√2, तो 8√2 का स्क्वायर।
देखो ये 25 है। अब ये आपको एक सीरीज दिख रही होगी, ये कौन सी सीरीज है? ये जीपी तो है, और जीपी के अनंत पदों का योगफल कितना होता है? तो जीपी के अनंत पदों का योगफल यहां लिखना है छाती पे, इसके सिर पे। तो अनंत पदों का योगफल होता है a अपॉन 1 माइनस आर। ए की वैल्यू यहां 1 है, आर की वैल्यू कितनी है? 1/2 है। दिख रही है आपको? मेरे से मत कहो तो सर यहां 2 आ गया इसका मतलब। तो जो पावर होगी वो 25 का स्क्वायर बन जाएगा, यानी कि 625 आंसर आएगा। सब आएगा समझ में? यही तो है। अब आ रहा है सर समझ में, अच्छा लग रहा है सर। अब क्यों अच्छा लग रहा है? क्योंकि आप पेशेंस फुली कंसंट्रेशन के साथ देख रहे हो। कल मैंने एक बच्चे को फोन किया, प्रद्युम्न को, क्योंकि बच्चे कुछ कुछ समझने की कोशिश ही नहीं करते हैं। मैं उसको फोन करके समझाया, भाई जो तेरे दिमाग में डाउट है ना, वो सब यहां लिखा हुआ है। बोले हाँ यार लिखा तो हुआ है। फिर तो वही है कि सब कुछ यही समझाया गया है, आप बस तरीके से नहीं देखते हो। कई बार ऐसा होता है ना कि आंखों से ओझल हो जाती हैं चीजें, वो हो जाता है बस। तो उसमें गलती किसी की भी नहीं है, गलती ये है कि उस समय आप अपना दिमाग नहीं लगा पाए। सब आएगा, ये ध्यान रखना। ओके, समझ में आ रही है बात सारी की सारी? आ जाओ अब आगे। हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन मतलब होता है हरात्मक माध्य। ये क्या चीज है सर? हमने समांतर माध्य सुना, हमने गुणोत्तर माध्य सुना, हमने ये सुना, और हरात्मक माध्य क्यों बोल रहे हो? हार्मोनिक प्रोग्रेशन लिखवा देते हैं बच्चों को। हरात्मक श्रेणी, यह श्रेणी एपी का रेसिप्रोकल है। बस, यह श्रेणी एसी का रेसिप्रोकल है। एपी का मतलब जो भी एपी होगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा, उसका रेसिप्रोकल बन जाएगा हमेशा, ऑलवेज। हाँ, तो एच एम बराबर कितना हो जाता है? तो जैसा कि आप जानते हैं कि अर्थमेटिक माध्य बराबर होता है a प्लस बी बाई 2। तो मैंने बताया कि यार ये रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल मतलब होता है हिंदी में व्युत्क्रम। तो अगर मैं ए एम को एच एम में लिख दूं, जो कि मैं कह रहा था कि रेसिप्रोकल है, 1/HM, 1/A, 1/B/2, क्योंकि जितने भी संख्याएं हैं उनको रेसिप्रोकल में बदल दो बस। तो 1/HM बराबर a प्लस बी अपॉन 2ab, और HM बराबर क्या हो जाएगा? 2ab अपॉन a प्लस बी। तो कभी भी किन्हीं दो संख्याओं का हरात्मक माध्य पूछे आपसे, तो 2ab अपॉन a प्लस बी। ठीक है? अरे भूतक्रम नहीं है भाई, व्युत्क्रम, रेसिप्रोकल। हाँ, लिख लो। कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। उम्मीद करूंगा कि बहुत सारी चीजें नई सीखने को मिल रही हैं आपको। हाँ, कभी भी एक बच्चा कह रहा था सर nth टर्म भी बता दो। nth, टी एन बराबर क्या होता है? मैं कहता हूं a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है ना, लेकिन ये तो एपी में होता है, तो एचपी में क्या होगा? एचपी में बहुत सिंपल है, 1/n-1 इंटू डी, बस। तो एचपी में रेसिप्रोकल हो जाएगा। कुछ ऐसी चीजें जो आप पहली बार पढ़ते हो तो समय लगता है, तो आप ये मत सोचो कि हमें नहीं आ रहा है। अरे भाई तुम रिवीजन करो, तुम प्रैक्टिस करो, तुम्हारा काका को भी आ जाएगा, क्या दिक्कत है? मैं सिखा रहा हूं ना तुम्हें, तो तुम आराम से देखो, है ना? चीजें बहुत आसानी से समझोगे। बस एक लाइन लिखाइए कि रेसिप्रोकल होता है, बस खत्म बात। हाँ, एक बात और लिखो, एचपी में
कोई भी टर्म जीरो नहीं हो सकती। एचपी में कोई भी टर्म जीरो नहीं हो सकती है। सो नो टर्म्स ऑफ एचपी कैन बी जीरो। नो टर्म्स ऑफ एचपी कैन बी जीरो। सर आर कैसे निकलेगा इसमें? अनुराग, अब तूने लगाई नहीं ना बुद्धि? नहीं लगाई ना भाई? मेरे को ये बता चल, ये एपी का उल्टा है ना? एपी का उल्टा है ना ये? तो एपी में आर होता है क्या? चल बता, आज तू यूज कर अपने दिमाग का। यही तो बात है भाई, तुम सोचो कि तुम कितना मतलब साधारण सोच रहे हो यार। जब एपी में आर होता ही नहीं है, आर तो अपना जीपी में होता है और जीपी से कोई रिलेशन नहीं है इसका। मैं तो ये बोल रहा हूं कि भाई ये तो एपी का रेसिप्रोकल है, तो यहां आर कहां से निकलेगा? डी निकलेगा, कॉमन डिफरेंस। जैसे कि कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेगा? मान लो कि कोई पद ए है और ये बी है। कौन है? ये एपी में है। तो इसका कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं हम? बी माइनस का ए। तो एचपी में कोई पद होगा तो वो क्या होगा? 1/a 1/b। तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे? 1/b माइनस 1/a। बस काम खत्म। पूनम, इससे बेसिक नहीं होता कुछ भी। तुम्हें ये लग रहा होगा कि तुम्हें इस वजह से समझ में नहीं आ रहा है। अरे बेवकूफ लड़की, भाई इससे बेसिक नहीं होता है, यही बेसिक है। यही तो बेसिक फॉर्मूलेज हैं ये, है ना? अब प्रॉब्लम ये तुम बच्चे हो, प्रॉब्लम पता है, तुम बच्चे ही प्रॉब्लम हो। क्योंकि अगर तुम्हें कुछ अच्छा पढ़ाया जा रहा है ना, हाँ, तो तुम लोग क्या है, पचा नहीं पाते हो उस चीज को। क्योंकि तुम्हारी कहते हैं ना कि भाई मतलब वहीं तक सोच है बस तुम्हारी कि हाँ इतना इतना आ जाएगा, बस A+B+C कर दो, बस हो गया काम। ऐसा नहीं होता भाई। मेरा काम है, मुझे अच्छा पढ़ाना है, हर बच्चे के लिए पढ़ाना है। अब उनमें से क्या होता है कि वही बच्चे टॉपर निकलते हैं, और कुछ बच्चे मीडियम रह जाते हैं, और कुछ बच्चे लोअर मीडियम रह जाते हैं, और कुछ बच्चे कुछ नहीं समझ पाते हैं। तो वो कंटेंट सभी के लिए जा रहा है, सभी पढ़ना चाह रहे हैं। अब उनमें से कई बच्चों की इच्छा रहती है, कई बच्चों की इच्छा रहती नहीं है, और कई बच्चे ये सोचते हैं कि यार बेसिक से ही नहीं था ये तो। हाँ, तो ये बहुत बेसिक है, इससे बेसिक नहीं होता है। आप ये सोच रहे हो इससे बेसिक होता होगा। हाँ ठीक है। हाँ, तो 1/b 1/-a। अब जैसे नंबर ऑफ टर्म्स भी आ जाती हैं इसमें। नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि पदों की संख्या को n बोलते हैं। तो नीचे आप बस कॉमन डिफरेंस के लिए n-1 कर देना, बस, और कुछ भी नहीं है ना, ज्यादा कुछ नहीं है, यही कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। नॉर्मल है, वहां नॉर्मली पहले से ही रहता है गुणा। टेंशन मत लो भाई, ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि आपके पास एक नॉलेज रहे कि क्या कभी मान लो एक ऐसे रैंडम क्वेश्चन आपके उसमें पूछ लिया, सीडीएस में पूछा जाता है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। रैंडम क्वेश्चन ये पूछ लिया कि क्या हरात्मक प्रोग्रेशन यानी कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन का कि कोई भी हार्मोनिक प्रोग्रेशन का कोई भी टर्म जीरो हो सकता है? यस या नो स्टेटमेंट में आ गया कि ट्रू है या नहीं है, तो आप बोलेंगे कि नहीं हो सकता है ना? नो टर्म्स ऑफ एचपी कैन बी जीरो। ठीक है, अच्छा एचपी किसका रेसिप्रोकल है? तो आप बोलोगे सर एपी का रेसिप्रोकल है। तो ये सारे इस तरह से बनाए हैं। हरात्मक माध्य क्या होता है? A/2AB/A+B होता है। अब इस पे क्वेश्चन और क्या बन सकते हैं वो हम डिस्कस करते हैं कि रिलेशन बनता है। ये एक रिलेशन होता है जो कि AM, GM और HM में होता है। और आप लोगों को बताना मेरे को समझ में आ रहा है कि ये अर्थमेटिक मीन है, समांतर माध्य है। अर्थमेटिक मीन मतलब ये समांतर माध्य है, ये ज्योमेट्रिक मीन है, गुणोत्तर माध्य है,
और ये हरात्मक माध्य है। हार्मोनिक मीन, तीनों माध्य आ गए, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन। रिलेशन क्या होता है सर? ए अपॉन जी बराबर होता है जी अपॉन एच। तो जी स्क्वायर बराबर होता है ए अपॉन एच, ए इंटू एच। ये नोट कर लो। एक बच्चा कह रहा सर जीरो क्यों नहीं हो सकता? जीरो कैसे हो सकता है भाई? अगर जीरो हो गया तो क्या एपी अनंत हो जाएगा? वन अपॉन में चलता है ना, इसलिए जी स्क्वायर बराबर ए इंटू एच। और ये रिलेशन भी लिख लो, अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन इज ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन। ऑलवेज, नॉट इक्वल, इक्वल इक्वल का सिस्टम नहीं है, ग्रेटर देन ऑलवेज। एम हमेशा बड़ा होगा जीएम से और जीएम हमेशा बड़ा होगा एचएम से, इसलिए मैंने ये एचएम पढ़ाया। इसलिए मैंने ये एचएम पढ़ाया है, क्योंकि जो आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो उस एग्जाम में आपके डायरेक्ट ये पूछे जा सकते हैं कि यार समांतर माध्य बड़ा होता है क्या ज्योमेट्रिक माध्य से? हाँ होता है। एचएम बड़ा होता है क्या जीएम बड़ा होता है क्या एचएम से? हाँ होता है भाई, दिक्कत क्या है? जी स्क्वायर बराबर ए इंटू एच होता है क्या? बिल्कुल होता है। अब ये प्रूफ भी है अपने पास यार, ऐसा मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, प्रूफ भी है मेरे पास। प्रूफ बताऊं? देखो, ए क्या होगा? ए एम अर्थमेटिक मीन क्या होता है? ए प्लस बी बाई टू, राइट। अच्छा, जीएम क्या होता है? टू ए बी अपॉन ए प्लस बी, राइट। ए एम इंटू जीएम करना, सॉरी ए एम इंटू एच एम करना, सो इज ए एम हो गया ये, और टू ए बी अपॉन ए प्लस बी, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, तो ये हो गया ए बी। तो ए एम एच एम, तो ये ए बी के बराबर आ रहा है, तो ये ए बी मतलब जी एम का स्क्वायर ही तो है, तो इसलिए ये रिलेशन बना ए एम इंटू एच एम बराबर जी एम का स्क्वायर, यहां इसलिए लिखा है। ठीक है, क्लियर है ना? हाँ या ना में जवाब दे दो फटाफट से। सारी चीजें सिखाएंगे भाई, और जो नहीं आती वो सीखना ज्यादा जरूरी है। अब लिख लिया है तो एक बार आगे यस कर देना, फिर अब क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। चलो नोट कर लो, नॉलेज दी है मैंने आपको, नॉलेज अच्छी होती है, आप रिवीजन करोगे एक दो बार में क्लियर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चंस पर, जो मेन क्वेश्चंस हैं आपके जो पेपर में आने वाले हैं, इन सब पर ध्यान देते हैं। अगर आप ये प्रश्न बना ले रहे हो तो आपको आ गया। अब ये जैसे कि 3, 5, 7 ऐसे दे रखा है, तो आपको पहला पद बताओ। पहला पद क्या है? 3 है, और अंतिम पद कितना है? 71 है। तो मैंने नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का तरीका क्या बता रखा है आपको पहले से, बचपन से ही। तो सर अंतिम पद माइनस प्रारंभिक पद, कॉमन डिफरेंस बटे 2 प्लस का 1, यही बताया ना, और यही तो लगवा रहा हूं भाई। 68 अपॉन 2, 34 प्लस 1 35, तो जो नंबर ऑफ टर्म्स आ गई वो 35 आ गई, पदों की संख्या 35 हो गई। अंडरस्टैंड? सर फॉर्मूले से बताओ आप, तो मैं भाई ले L बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। L कितना है? 71 है। A कितना है? 3 है। n माइनस 1 n निकालना है, और d कितना है? 2 है। तो 71 में से 3 गया तो 68 बटे 2 बराबर n माइनस 1, n बराबर हो गया 35। अब मेरे को बताओ कोई दिक्कत है क्या?
दोनों ही तरीके आपके पास हैं। और ये हम नॉर्मल तरीके भी यूज करते हैं, अंतिम संख्या माइनस प्रारंभिक संख्या बटे कॉमन डिफरेंस प्लस का 1। बात बराबर है। कान ऐसे पकड़ लो, ऐसे पकड़ लो, इस फॉर्मूले से आया। तो आज के बाद ये मत पूछना कभी नंबर ऑफ टर्म्स निकालूं तो मैं क्या सर ये अंतिम माइनस प्रारंभिक क्यों करते हो, क्योंकि ये एपी से आता है। ओके, हाँ ठीक है। अभी क्योंकि बहुत यूज है इसका, पिक्चर बहुत बाकी है। हाँ हाँ हाँ। क्या समझ रहे हो तुम? चलो 5 11 17 23वां पद क्या होगा? एपी है, पहले से बोल रखा है, 23वां पद निकालना है। तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, एन की जगह 23 रख दो। तो पहला पद 5, एन की जगह 23 रखा, तो 23 में से एक गया तो 22, और 5 और 6 11, 132 और 5 137। 11 13 15 45वां पद निकालना है। अब थोड़ा जल्दी निकालूंगा मैं, क्यों? क्योंकि अब हर बार कोई फॉर्मूला थोड़ी लिखूंगा। ए प्लस एन माइनस 1 यानी कि 44, और डी की वैल्यू 2 88, 88 और 11 99। बी ऑप्शन। 1 2 3 50 तक जा रहे हो और फिर सीढ़ी होके नीचे उतर रहे हो। तो मैंने इसका डायरेक्ट तरीका बताया था कि जिस पहाड़ पर आप चढ़ रहे हो उस पहाड़ से ऐसे उतर रहे हो, तो जो संख्या आ रही है अगर आपको उसका सम निकालना है सीरीज का, तो वो पीक का स्क्वायर कर दो। तो ये तो है वो तरीका जो आपको मैंने पहले भी सिखा रखा है, जब शुरुआत में हमने सीरीज पढ़ी थी, है ना? हाँ, अब हमेशा होगा ये। मान लो कहीं और तक गया, जैसे मान लो 150 तक का, तो 150 का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, 50 का स्क्वायर हो जाता है। लेकिन सर इसके पीछे लॉजिक बता दो। अब आप लॉजिक समझ लेते हैं, आ जाओ। पहले 1 से 50 तक जोड़ लो, फिर 149 तक जोड़ लेंगे, ठीक है? तो जोड़ के आंसर दे देंगे, बात वही आएगी। फिर भी अपनी अपनी इच्छा है, खैर कर लेते हैं इच्छा पूर्ति। आओ, एन पदों का योगफल क्या होता है? 50 पद हो गए, एन बाई 2। पहला पद 1 है और अंतिम पद 50 है ना? जब मजेदार तरीका। तो ये हो गया सर 25 इंटू 51। इसी प्रकार 1 से लेकर 49, 49 बटे 2 प्रथम पद और अंतिम पद। तो ये हो गया कितना? 50 इंटू 49, सॉरी 25 इंटू 49। तो आपको पता है इन दोनों को जोड़ना ही पड़ेगा आपको, तो 25 कॉमन ले लो, और 51 प्लस 49 100, तो 2500 आंसर आ गया। ये बेसिक तरीका है। हाँ, नेक्स्ट 72 63 54, ये घटती हुई सीरीज है, तो शून्य क्या होगा पद? तो मैं कहता हूं ऐसा पद मेरे को निकालना है जो 0 के बराबर हो। वह कैसे निकालूंगा कि पहला पद 72 है प्लस एन माइनस 1, एन ही तो निकालना है, और डी कितना है? घटता हुआ है, माइनस में आएगा। डी बराबर होगा 63 माइनस 72, 9 माइनस में। तो यहां से इधर चला जाएगा ये 72 बराबर 9 टाइम्स ऑफ एन माइनस 1। एन बराबर कितना आ गया? 9। नौवां पद जो होगा, नौवीं टर्म जो होगी वह शून्य होगी। तो इस सीरीज की नौवां पद जो होगा वो शून्य होगा। आपने ट्राई भी किए हैं ये क्वेश्चन, ऐसी बात नहीं है नहीं किए होंगे, मुझे पता है किए तो होंगे। अगला करेंगे, देखिए अब ये कौन से है? ये मतलब एपी है, जीपी है, एचपी है।
कैसे पता चलेगा सर? सर देखो, 6√7 माइनस 5√7, 1/√7, √7 माइनस 6√7, 1/√7। तो कॉमन डिफरेंस आ रहा है, तो ये एपी हो गई, लग नहीं रही थी ना दूर से। हाँ। अगला, पहली 10 संख्याओं का योग बताओ। -3, -8, -13, -18, पहली 10 संख्याओं का योग बताना है। तो मैं ये कहता हूं कि 10वीं संख्या निकाल ही लो ना भाई। हाँ, वही कर रहा हूं। तो पहला पद प्लस n-1 यानी कि 9, और अंतर कितना आ रहा है? डी। डी ढंग से निकाला करो ऐसे क्वेश्चनों में, माइनस वालों में खासकर। तो ये हो रहा है सर -5। तो यहां मैंने लिख दिया -5, तो -45 और -3 -48। तो अंतिम पद आ चुका है। तो अभी फॉर्मूला क्या बताया था n पदों के योगफल का? n/2 a + l। तो 10 पद है ना, तो 10 पद हैं, तो 10/2, a की वैल्यू -3 और l की वैल्यू -48। तो -51 × 5, -255। हाँ, 250 क्यों दे रहे हो? -255 आएगा। ठीक है, आराम आराम से कर रहे हैं, जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं, कि जिससे आपको समझ में आए। आपको भी वही समझना है कि 69 को 3 भागों में ऐसा बांटा जाए कि समांतर श्रेणी में आ जाएं। उसके सबसे छोटे भाग का गुणनफल, उनके सबसे छोटे भागों का गुणनफल इतना है। बहुत बढ़िया है, समांतर श्रेणी में आने चाहिए। मैंने क्या बोला था कि अगर कोई भी 3 भाग आप मान रहे हो तो ऐसे मानो। अब आई ना बात समझ में? हाँ, अब इससे क्या होगा कि इन तीनों भागों का जो योग आ रहा है वो 3a आ रहा है और वो 69 के बराबर है। उससे तुरंत पता लग जाएगा कि a बराबर आपका 23 है। तो a बराबर अगर 23 पता लग चुका है आपको, तो इससे ये फायदा होगा कि 23 इंटू 23 प्लस का d, अच्छा 23 माइनस का d, वो बराबर है 483 के। तो यहां से आप जब 23 का डिवाइड करोगे तो 23 दूनी 46, 23 एकम 23। तो डी की वैल्यू तुरंत निकल कर आ जाएगी यहां से 2। क्या बात है गुरुजी। तो अब आपके सामने क्या हो गया कि तीनों भाग कौन कौन से हैं? तो सर ए बराबर 23 है, तो 23 में से 2 गया तो 21, और ये 23, और 23 और 2 25। डी ऑप्शन। अगला, करो। समांतर श्रेणी की 3 संख्याएं ज्ञात कीजिए
जिनका योग 15 और गुणनफल 105 है। अभी मैंने सिखाया ना आपको a माइनस का d, a और a प्लस का d। अब आपको ये रियलाइज हो रहा है ना कि साहिल सर ने क्यों बताया कि ऐसे मानना जरूरी है। उससे क्या होगा, तुरंत आपके पास a आ जाता है जो कि 5 आ गया। अब 5 अगर a आ गया तो तीनों का जो गुणनफल आ रहा है वो कितना आ रहा है, 5a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 और d स्क्वायर, और ये 105 के बराबर है। तो 5 से आपने इसको काट दिया 21 बार, तो d की वैल्यू कितनी आ गई, 2। ये हुई ना बात। तो आपके पास संख्याएं क्या हो जाएंगी, सर 3, 5 और 7, 3, 5 और 7। एक बच्चा कह रहा है सर ऑप्शन से हो गया। हाँ तो फिर सीख नहीं पाएगा, ऑप्शन से हो गया ना तुम्हारा, सीख नहीं पाओगे कि कॉन्सेप्ट कैसे लगता है। और कल को मान लो इसी कॉन्सेप्ट के बिहाफ पर कुछ और पूछ लिया जाता है तो फिर ऑप्शन से नहीं होगा, और कॉन्सेप्ट भी नहीं सीख पाए जब सीखना था, क्योंकि अभी तो पेपर नहीं चल रहा ना। हाँ ये गड़बड़ कर जाता है बच्चा। अगला करें, 13 के क्रमागत 3 गुणकों का योग इतना है। ओ सॉरी 13 नहीं है, हाँ सॉरी सही है, सही है। 13 के लगातार 3 मल्टीपल्स का जो सम है वो 390 है। तो 13 का दूसरा मल्टीपल क्या होगा। अब 13 की कोई लगातार 3 मल्टीपल्स हैं, 13 कॉमन ले लो। मैंने बताया 3 मल्टीपल ये मान लो, a माइनस डी, ए और a प्लस डी, इनका जो योग आ रहा है वह 390 है। बात सही है ना। हाँ यार बात तो सही है। 13 से काटा कितनी बार, 30 बार। डी से आपका डी कट गया तो a बराबर कितना आ गया, 10। तो 13 का दूसरा गुणज कितना हो जाएगा, 130, 130। बात समझ में आएगी, मजा आ रहा है नहीं आ रहा, सच बताना। तो ये एपीजीपी है, तो ये नॉर्मल क्वेश्चन है। हाँ अब आप इसको देखकर बाहर जाकर मान लो पेपर में क्वेश्चन आता है तो आप कह सकते हो कि एपी का क्वेश्चन है। नहीं समझ में आता पहली बार बच्चों को, लेकिन है एपी का, क्योंकि हम ऐसे मान रहे हैं। लैंग्वेज ठीक है। आइए अगला करिए। एपी है जीपी है, मेरे को जीपी लग रही है। मल्टीप्लाई टू ए की पावर आर की पावर माइनस ए आ गया 16, आर आ गया 2 की पावर 10, 16 इंटू 2 की पावर 10 होता है 1024, 16 चौके 64, 16 दूनी 32 और 38, 3, 16 384 बी ऑप्शन। जीपी है, पता चल गया ना, पता चलाना पड़ेगा कई बार तो। अगला 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, पहले 207 पदों का योगफल करके बताओ। है अमेजिंग क्वेश्चन है, अमेजिंग प्रश्न है। एक बच्चा कह रहा है सर ये समझा दो, 23 इंटू 23 माइनस डी। अरे भाई ये बोला गया ना सबसे छोटे भागों का, तो सबसे 2 छोटे भाग यही तो हैं। एक तो ए बराबर तो 23 आ गया था, और 23 माइनस डी, दोनों का जो गुणनफल है वो ये है। लेकिन तुम नहीं पढ़ पाओगे, मेरे को आता गुस्सा फिर ऐसी बातों पर। तुम क्या क्वेश्चन नहीं पढ़ना चाहते हो क्या यार, मेरा नाम और खराब कर रहे हो। आप दिमाग नहीं लगाते हो, मुझे इस बात का अफसोस है। दिमाग लगाकर बच्चा गलती करे कोई इशू नहीं है। हाँ भाई, द सम ऑफ फर्स्ट 2007 टर्म्स ऑफ द सीरीज 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। तो मैं ये कह सकता हूं कि 2007 में
चार, अगर चार पदों का भाग दे दूं क्योंकि उतने पद हैं, तो 4 पंजे 20, 0, 4 एकम 4 और 3 पद अलग से, 3 टर्म अलग हैं। तो 501 पदों का जो योगफल आ रहा है, ये 501 पद आ रहे हैं, उनमें से ये एक पद काउंट होगा क्योंकि ऐसे 501 जोड़े बन रहे हैं। तो इसका है सम 10, तो 501 इंटू 10 प्लस, और जो 3 बचेंगे वो कौन से होंगे, जोड़ा खत्म, 1 + 2 + 3, तो 5010 प्लस का 6, 5016 कर पा रहे हो सर? एपी जीपी या एचपी क्या है? कुछ नहीं भाई, तू आराम से चिल मार, ये तुम्हारे तेरे सिलेबस में नहीं है। और क्या कहें ऐसे बच्चों से, सीखना ही नहीं चाहते ये लोग, पढ़ना ही नहीं चाहते, क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट 17, 22, 27, तो ए बराबर आपका 17 है, डी बराबर आपका 5 आ रहा है, तो 20वां पद क्या होगा, a + n-1 इंटू डी। 95 और 10 105 और 7 112। सिंपल फॉर्मूला लगाना है। नेक्स्ट 42, 48, 54, 6, 6, तो कॉमन a बराबर आ गया 142, कॉमन डिफरेंस आ गया 6, 12वां पद a + n-1 इंटू डी, तो 142 + 66, 6 और 2 8, 8, 6 और 4 10, 208, सी ऑप्शन। किसी समांतर श्रेणी का 9वां पद 0 है, 29वें और 19वें पद का अनुपात बताओ। 9th टर्म 0 है, तो 0 बराबर a + n-1 इंटू डी, तो a + 8d बराबर 0। 29वां पद a + 28d, n-1 लगा दिया, और a + 18d का अनुपात क्या होगा। तो मैं a बराबर कितना रख सकता हूं, -8d, तो -8 रखूंगा तो कितना आ रहा है 20d, -8 रखूंगा तो 10d, 2:1। मजा आ रहा है? बस ऐसे मजे लेते रहो। हाँ ठीक है। नेक्स्ट थर्टीन क्वेश्चन में क्या है भाई, क्या हो गया 13 क्वेश्चन में? किस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, सीरीज है नॉर्मल, इसमें ए बी कुछ नहीं है। नॉर्मल एक टर्म्स वाली सीरीज है कि भाई 4-4 पद की सीरीज बन रही है, 207 2007 पद है बस। चलिए, समांतर श्रेणी में है, x का मान क्या होगा। समांतर श्रेणी का कॉन्सेप्ट क्या बताया था कि आपका जो डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस, वो सेम होना चाहिए। x + 8 - का 2x बराबर 3x + का 1 - x - का 8। इसका और इसका डिफरेंस और इसका और इसका डिफरेंस सेम होना चाहिए, ठीक है। माइनस का x + का 8, 2x - का 7, 3x बराबर 15, x बराबर 5। डिफरेंस शुड बी सेम। 12 क्वेश्चन रिपीट अगेन। भाई दोबारा ध्यान दे ले एक बार, बस अपने आप आ जाएगा। कितनी बार एक ही चीज को बोलूं यार मैं, कितनी बार बोलूं ये तो बताओ। तुम ध्यान दोगे नहीं और तुम्हारे आएगा नहीं। ध्यान दे लो भाई, मैंने क्या बोला कि 501 पद बन रहे हैं, 4-4 के आप ले रहे हो, 4-4 ले रहे हो ना, 4 रिपीट ही तो हो रहा है। ये 4 पद, ये 4 पद, फिर आगे 4 पद,
ऐसे इतने पद हैं, तो अगर मैं इनमें 4 का भाग दे देता हूं तो 501 वाले तो ये बन जाएंगे 10, मतलब इनका सम 10 आ रहा है ना, और बचेंगे 3 और। 3 कौन से? 1 2 3, क्योंकि 4 तो आया नहीं। बस आंसर आ गया, हो गया सर। 15 क्वेश्चन में 8 क्यों पुट किया? तो सॉल्व कैसे करूंगा भाई? ये रिलेशन दे रखा है, यहां से ए का रिलेशन ही तो निकालना है, तभी तो 0 दे रखा है ये। तो ए बराबर -8d रखूंगा तभी तो सॉल्व होगा, वरना सॉल्व कैसे करूंगा भाई? बताओ कैसे सॉल्व करूंगा, बताओ। सोचना तो आपको पड़ेगा। अब नहीं सोचोगे तो फिर ऐसे ही करोगे। अब ये भी अच्छा कॉन्सेप्ट है इसमें कि ये समांतर श्रेणी में है। अब समांतर श्रेणी में है तो लॉजिक क्या होता है? लॉजिक बहुत क्लियर है कि भैया कॉमन डिफरेंस सेम होगा, तो सेकंड माइनस फर्स्ट, थर्ड माइनस सेकंड, सेम कर दिया। अब 1 4 7 है, अब 782 है, तो दिमाग तो लगाना पड़ेगा ना मेरे को भाई। एक्स क्या होगा अंतिम पद? तो n/2 a + l, और उनका योग दे दिया अपन को, Sn दे दिया, n/2 a + l। कैसे करें बताओ इसको? 1 4 7, अब कॉमन डिफरेंस 3 आ रहा है इसका। एक्स तो पता नहीं ना आपको, तो आप ऐसे करो, Sn जो कि है, इसमें ये वाला फॉर्मूला ज्यादा सही है, n/2 2a + n - 1 × d। क्यों? यहां हमें x नहीं पता है इसलिए निकाल लेंगे बाद में। तो 782 n/2 2a यानी कि 2 n - 1, d की वैल्यू कितनी आ रही है? 3। सो लेट्स बिगिन। क्वाड्रेटिक बनेगी, 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, 7 दूनी 14 और 1 15। 2n + 3n स्क्वायर माइनस का 3n, तो 3n स्क्वायर माइनस का n माइनस 1564 बराबर 0। बहुत बारी है, क्वाड्रेटिक बन रही है, हैं? तो मेरे हिसाब से एक दिमाग और लगवा सकते हैं हम आपसे। क्वाड्रेटिक तो फिर भी बनेगी। आप कह रहे हैं सर लास्ट वैल्यू निकाल लो पहले x की, अंतिम पद a + n - 1 × d। नहीं नहीं, मजा नहीं आएगा। ठीक है, जस्ट रिलैक्स। अब पॉइंटर सी कर लें इसको। Sn बराबर होगा n/2 a + l, 782 × 2 बराबर n × a + l। भाई क्या करें, फंस तो गए हमें, बहुत लेंदी जाएगा यार। टुकड़े करके देख लो आप, ऐसे ज्यादा बेटर तो यही है, टुकड़े करके कुछ बन जाए तो लेंदी तो जाएगा। क्वाड्रेटिक तो सही है, अपनी वो बनी थी ना क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक से ही सही है, यही तो बनी थी मेरी क्वाड्रेटिक। आपने सभी नोट कर ली होगी ना, 3n स्क्वायर माइनस n 1562, यही बनी थी 1564। 68 और 69, मतलब जब 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ रहा है। माइनस डोमिनेट कर रहा है तो प्लस वाला बड़ा होगा, माइनस वाला छोटा होगा, बटे 3। तो n बराबर आ गया 23, और n बराबर अगर 23 आ गया
तो 23वां पद निकाल दो बस डायरेक्ट। तो 23वां पद क्या होगा, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए पहला है 23, 22 और डी की वैल्यू कितनी है 3, 67 आंसर। क्वेश्चन कैसा लगा? बहुत टिपिकल है। क्वाड्रेटिक सॉल्व होने में दिक्कत आती है आपको, बाकी नॉर्मल क्वाड्रेटिक से ही हो पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा। मैंने ट्राई करके देख लिया, आपके सामने ट्राई किया था। कुछ नहीं मान सकते ऐसे भूपेंद्र। हाँ कुछ नहीं मान सकते, आपको टुकड़े करने पड़ेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके टुकड़े करने पड़ेंगे। इतना आसान नहीं है, मतलब जो भी मैं बता रहा हूं आपको इतना आसान नहीं है कि आप कर लें, है ना, थोड़ा टिपिकल है इस तरह का। ये देखिए अब ये नॉर्मल है, तो आप इसको नॉर्मली भी जोड़ सकते हैं, लेकिन ये इनफाइनाइट तक जा रहा है। प्रॉब्लम बस इतनी सी है। तो अगर ये इनफाइनाइट तक जा रहा है तो आप इसमें सोच पाएंगे क्या कुछ? और अगर आप नहीं भी सोच पा रहे हैं तो ये नॉर्मली भी हो सकता है, ऐसे बात नहीं है। 0.6, 0.06, 0.006, 0.0006, और आप ये समझ रहे होंगे कि ये हो रहा है सर 1.66666 ऐसे। तो ये 1.6 के ऊपर बार, तो 1 2/3 नहीं, ऑप्शन से भी नहीं हो पा रहा ना यार वो, क्योंकि ऑप्शन पूछ रहा है पद x पूछ रहा है, x हम निकाल नहीं पा रहे हैं, यहां से पहले n निकालेंगे तब x निकलेगा। तो 2 वेरिएबल का चक्कर पड़ रहा है, इस वजह से ऐसा हुआ है ना। अच्छा क्वेश्चन है ये, 78वां क्वेश्चन अच्छा है। अब यहां देखो आप, अब ये भी देखो सीरीज टाइप क्वेश्चन है ये। अब इसमें कुछ लगेगा नहीं, दिमाग लगेगा बस, आप दिमाग लगाओ। देखो भैया, मैंने सिखा भी रखा है ये सब, लेकिन आप तुम जानते क्या हो, तुम हमें कुछ मानते ही नहीं हो, जानते ही नहीं हो। ये हर बच्चा कर सकता था, क्योंकि 2 पद 5000 है तो 500 आ जाएगा। सिखाया है ना? कहां सिखाया बताओ? इसलिए कहता हूं कि जो मैंने पढ़ाया है वो बेस्टम बेस्ट है भाई। ये सब चीजें ऑलरेडी करवा चुका हूं मैं, पद वाली सब वाली आपके ही इन्हीं नोट्स में मिलेगी आपको, अगर आप पढ़ रहे हैं तो, नोट्स को रिवीजन कर रहे हैं, है ना, करवा चुका हूं ना। अब ये देखो 135x तक है तो 49 तक है। अब सिंपल x की वैल्यू 49 रख दोगे, 50/2 25 का स्क्वायर 625, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। हाँ, फॉर्मूले से करना है। n n n n n। अब देखो यहां एलसीएम ले सकते हो, 42, 42n, 14 दूनी 28n, 21n और 6n, और सबको जोड़ोगे ना 60 और 97 ही बनना चाहिए। तो 97n अपॉन 42 बराबर 97, n इज इक्वल टू 42। ओहो, अनुराग जाग गया भाई। अनुराग कह रहा है सर नोट्स बनाना पड़ेगा क्या? दिमाग में स्टोर कर सकते तो अलग बात है अनुराग, बाकी नहीं कर सकते तो फिर बनाने पड़ेंगे। बाकी इतने इंटेलिजेंट बच्चे यहां है नहीं, आप अलग से आए हो। अगला करिए, एक समांतर श्रेणी के 40 पदों का योग जिसका पहला पद 4 है और सार्वंतर 4 है। 40 पदों का योग निकालना है, तो कैसे करोगे? S40 निकालना है, n/2, फॉर्मूला लिख देता हूं पहले, 2a प्लस n-1 इंटू डी। लगा दो फॉर्मूला पूरा, क्योंकि ये केवल ये एपी अभी यहां काम नहीं आ रही है कि सर एपी वाले क्वेश्चंस में ही काम आ रही है ये। अभी जब टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम सब जगह में काम आती है।
सर 20 नंबर एक बार और बता दो। भूपेंद्र आप आराम से क्वेश्चन को रिवाइज कर सकते हो घर पे बैठकर, और अगर 20 नंबर आप पढ़ रहे हो ना और आपको डाउट आ रहा है 20 नंबर में, तो भैया तू बहुत होशियार चंदा आदमी है और तुझे नहीं समझा पाएंगे हम। बेवकूफ बच्चे, एक्स की वैल्यू यहां पुट करने को बोला है फॉर्मूले में और तुमसे वो पुट नहीं हो रही है, तो क्या करेगा बता। अब तू कहता है गुस्सा आता है सर आपको, क्यों नहीं आएगा मेरे को, मतलब तुम्हें साइड में वो आंसर भी लिख के दे देगा ना, तुम वो भी नहीं लगा के आ पाओगे, मतलब इतना दिमाग भी नहीं लगाते हो खुद का। भाई कॉमन सेंस आप 599 में नहीं खरीद सकते, कॉमन सेंस तो खुद लाता है बच्चा अपना। अब वो तो आप खुद लाओ ना यार, आप खुद ही कॉमन सेंस ही नहीं लगाते हो बिल्कुल भी, मतलब ठीक है यार सर सब भरोसे है। 40/2, 2 है 4 दूनी 8 प्लस n-1 39 और d की वैल्यू 4 है। 20, 8, 9 चौके 36, 4 तिया 12 और 3 15, 164 इंटू 2। सही है क्या? 3280 आएगा ना। 164 इंटू 20, 3280 आएगा। इसको सही कर लो और लिख लेता हूं, रुको। तेरे जाने से 22 है ना। ऑप्शन है ना। नेक्स्ट, किसी समांतर श्रेणी के 5 पदों का योगफल 30 है, उनके वर्गों का योग 220 है। बढ़िया क्वेश्चन है। तो तीसरा पद में कौन सा होगा? अच्छा है, तो 5 पद कैसे मानोगे? सिखाया है। a माइनस का 2d, a माइनस का d, a प्लस का d और a प्लस का 2d। तो जो 5 पद आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं? 5a बराबर 30, a बराबर हो गया 6। अब बोला गया है सर उनके वर्गों का योग, सभी के वर्ग कर दिए। a स्क्वायर माइनस 4d 4ad प्लस d स्क्वायर। इसी प्रकार a स्क्वायर वर्गों का योग, उनके वर्गों का योग, हाँ, माइनस 2ad प्लस d स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ad प्लस d स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 4ad प्लस d स्क्वायर बराबर 220 है। 4ad से 2ad, 2ad से 4ad खत्म। a स्क्वायर 2 3 4 5, 5a स्क्वायर प्लस d स्क्वायर 4, कितनी बार है? 4 बार, 1 2 3 4 बार, बराबर 220। अब a की वैल्यू तो मुझे पता है 36 पंजे 180, तो 4d स्क्वायर बराबर 40, d स्क्वायर बराबर हो गया कितना? 10। तो तीसरा पद क्या होगा? अरे यार, हैं हम बेवकूफ? भाई साहब कितने बेवकूफ हैं हम, यही तो आंसर है। अरे डी निकालना ही नहीं है यार, क्यों निकालें डी हम? आंसर तो ये रहा
तीसरा पद ही तो पूछा है, ध्यान ही नहीं गया मेरा। ठीक है, चलिए अगला करें। -3, तो यहां कितना आ रहा है गैप 6 का, यहां कितना आ रहा है 6 का, यहां कितना आ रहा है 6 का। 201 में पदों की संख्या डायरेक्ट कर सकते हो, पदों की संख्या निकालनी है तो अंतिम पद माइनस प्रारंभिक पद प्लस का बटे 6 प्लस का 1, तो ये हो गया सर 204 बटे 6 प्लस का 1। 6 3 18, 6 चौके 24, तो टोटल जो पद आ रहे हैं वो 35 पद आ रहे हैं, 35 नंबर ऑफ टर्म्स। ए नेक्स्ट करेंगे, दी गई गुणोत्तर श्रेणी में पांचवा पद क्या होगा। अभी गुणोत्तर श्रेणी है 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 ऐसे, तो पांचवा पद क्या होता है, a इंटू आर की पावर n माइनस 1। ए आपका 3 है, आर की वैल्यू 2 है और n माइनस 1 हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा कितना 16 3 48। 5 10 गुणोत्तर श्रेणी में 10वां पद क्या होगा, तो a इंटू आर की पावर n माइनस 1। पहला पद 5, आर की वैल्यू 2, n माइनस 1 यानी कि 9, तो 2 की पावर 9 आप जानते हैं 512 इंटू 5 2560। एक्स वाई जेड में समांतर श्रेणी में है, तो मैं जानता हूं y बराबर होगा x प्लस जेड बटे 2, तो 2y बराबर x प्लस जेड। एक गुणोत्तर श्रेणी में पहला पद 5 है और सार अनुपात 2 है, तो 8वां पद क्या होगा, तो a इंटू आर की पावर n माइनस 1। तो पहला पद 5 है और 2 और 8वां पद है 2 की पावर 7, 5 32, 6 64 और 7 128, 128 इंटू 5 640। जीपी का तीसरा पद पहले जीपी का तीसरा पद पहले पद का वर्ग है, यदि दूसरा पद 8 है तो छठवां पद क्या है। जीपी का तीसरा पद पहले पद का वर्ग है, तो मैंने 3 पद मानने हैं जीपी में, ए अपॉन आर और ए आर। जीपी का तीसरा पद पहले पद का वर्ग है, दूसरा पद अगर 8 है तो छठवां पद क्या होगा, ऐसा मत कर फिर भाई। जीपी का तीसरा पद क्या हो जाएगा, a इंटू आर की पावर n माइनस 1, तो तीसरा पद r की पावर 2, पहले पद a स्क्वायर के बराबर हो गया, तो a से a खत्म, तो r स्क्वायर बराबर a हो गया। और दूसरा पद कितना है, a इंटू आर की पावर n माइनस 1 बराबर 8 है, n बराबर 2 रखने पर, तो a आर की वैल्यू 8 है, तो छठवां पद कितना हो जाएगा, a आर की पावर 6। तो देखो भैया a इंटू आर बराबर 8 है, तो आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 64 बटे ए क्यूब, तो ए की वैल्यू आ गई 4। चलो अच्छी बात है, ए की वैल्यू 4 आ गई तो आर स्क्वायर बराबर 4 आ गया, तो ए की वैल्यू 4 आ गई, आर स्क्वायर बराबर 4 आ गया, तो 64 इंटू 4 आंसर आ जाएगा। क्यू भी तो करना है, 4 चौक 16 चौके 64, ये आ रहा है मेरा, तो भाई तुम्हारा क्या आ रहा है? तुम्हारा आंसर क्या आ रहा है?
आर बराबर 2 आ रहा है। हाँ आर बराबर 2 आ जाएगा ना भाई, तो भाई मजे हो गए। तो सही तो है, मजे तो हो गए। 64 × 4 आ रहा है मेरा, तो 256 आएगा आंसर। हाँ ओह शिट, सही तो है। तो छठवां पद निकालना है ना, तो आर की घात 5 होगा ना। तो 32 हो गया, 32 × 4 128 आंसर आएगा। सही है, बहुत सिंपल है, मजा आया। हाँ क्योंकि छठवां पद निकालना है ना, तो छठवां पद निकालना है तो ए इंटू आर की पावर n-1 होता है, तो ए आर की पावर 6 आर की पावर 5 हो जाएगा n-1। ठीक है, तो आर बराबर आपका 2 आ गया, तो बस 32। मजा आ रहा है, आना चाहिए भाई। ठीक है, गुणोत्तर श्रेणी में पहले 8 पदों का जो योग है वो इतना है और सार्वनुपात 3 है, तो पहला पद कितना होगा। तो पहले 8 पदों का योग इतना है, तो हम ये कहते हैं कि S8 बराबर a इंटू आर की पावर n-1 अपॉन r-1। ठीक है बॉस, ये कितना है 65-60। तो पहला पद निकालना है, आर की वैल्यू 3 है और 3 की पावर 7 माइनस 1 हो गया, समझ में आ रही है बात, और अपॉन 2 हो गया, और ये 65-60 ही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये होता है 3 की पावर 7 65-61। 3 3 9 27, 3 3 9 27, 3 81, 3 243, है ना 729, 1 2 3 4 5 6, 729 इंटू 3 8 आएगा ना, 3 की पावर 8, तो 65-61 हो गया। तो यहां आ जाएगा 65-60, खत्म, ए बराबर आ गया 2, डायरेक्टली 2 आंसर पहला पद। हाँ ठीक है, 2 आंसर आ चुका है भाई आपका। क्लियर, चलिए अब यहां से जो क्वेश्चंस हैं वो आपकी एक्स्ट्रा क्लास में करेंगे। कल से आपका एक नया चैप्टर परसेंटेज शुरू कर दें हैं। हाँ ठीक है, और ये सब क्वेश्चन आप बना सकते हो। मैंने इसमें कुछ क्वेश्चन डाले हैं आज, ये आपको करने हैं। 150 मीटर से गिराई जाती है, 2/3 उछलती है, कर लोगे ना, कर लोगे ना, एक बार ट्राई कर लेना सारे क्वेश्चनों को। वर्गों के मध्य बिंदु को मिला दिया जाए, समबाहु त्रिभुज को मिला दिया जाए, है ना, सारे बस। तो पूरी मैंने आंसर की भी दे रखी है, 45 क्वेश्चन हैं पूरे। ठीक है, कल से आपका नया चैप्टर शुरू होगा परसेंटेज। ओके, तो ध्यान रखें, पढ़ाई करते रहें, बस अच्छा पढ़ रहे हो ना आप, बस इतना मैं चाहता हूं। अच्छा पढ़ाया जा रहा है, चीजों को रिवीजन करते रहो, चीजें कवर करते रहो, अपने आप सब चीजें हो जाएंगी। पहली बार अगर कर रहे हो तो समय लगेगा, लेकिन यही सब कुछ आने वाला है पेपर में, अब इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो टेक केयर, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं आपसे कल अगले सेशन में।